नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। इसमें क्लास 7 का ये दूसरा अध्याय है। ठीक है, देखिएगा हमारी पृथ्वी के अंदर तो हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे भूपर्पट्टी है, मेंटल है, कोर है ना। तो जो क्रोड है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा इसमें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। बिल्कुल, तो पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है ना। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूमते रहती है ना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है ना? तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में। देखिएगा जो बाह्य भाग है प्रपट्टी है, स्थलमंडल के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं कि ये मेंटल है। लास्ट में यहाँ क्रोड है। क्रोड का भी 2 भाग होता है, बाह्य और जो आंतरिक भाग है उसको आंतरिक कोड कहिए, है ना? जैसे एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक परत के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतही में 35 किलोमीटर और समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक है। तो ये एक बात क्लियर हो गया कि जो प्रॉपर्टी है वो महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप स्थल वाला भाग में 35 किलोमीटर लगभग है, और जबकि वही आपका समुद्र वाला क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। तो देखिएगा उसके बाद यहाँ लिखा है कि महाद्वीपीय सनहती मुख्य रूप से, तो हम लोग जानते हैं कि जो महाद्वीप है वो किससे बना है, सिलिका, है ना। सिलिका एल्युमिनियम, इसलिए तो इसको सियाल बोला जाता है ना। तो जैसे सिलिका और एल्युमिनिया वगैरह, तो सिलिका एल्युमिनिया जैसे खनिजों से बनी है। लेकिन आज में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, बहुत सारा चीज है इसमें प्रॉपर्टी में, है ना। तो इसमें केवल दो ही चीज़ों के मिश्रण के बारे में बताया गया था। लेकिन अभी नया जो खोज हुआ है इसके अनुसार हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारा चीज़ मिक्स है इसमें। तो जो इसमें मुख्यतः बताया गया था क्या, सिलिका और एल्युमिनिया। ठीक है, तो उसके बाद एक कहा जाता है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सीमा अर्थात सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, जिसको सीमे या फिर सीमा बोला जाता है ना। चलिए उसके बाद थोड़ा सा इस फिगर को भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि पृथ्वी के महाद्वीप प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि महाद्वीप प्रॉपर्टी में ये सारा यहाँ पे पर्वत है महाद्वीप वाला भाग में। उसके बाद यहाँ ये वाला देखिए महासागर है, महासागरीय प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, और 2900 से 6400 किलोमीटर तक क्रोड फैला है, जिसमें हम बोल दिए हैं कि आपका आंतरिक क्रोड है और बाह्य क्रोड है ना। तो ये भी मेंटल, ऐसा नहीं कि एक ही भाग है। मेंटल का भी 2 भाग है, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, है ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्या लिखा है। पृथ्वी जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्यतः जो कि निफे से बना है, नी से निकेल और फे से फेरस अर्थात लोहा। ठीक है, निफे। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च है। तो क्रोड का जो तापमान और दाब है वो क्या है, अब बहुत ज्यादा अधिक है, अत्यधिक है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा सेल एवं खनिज के बारे में इसमें देख लेते हैं कि सेल और खनिज क्या है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो सेल क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को प्राकृतिक पिंड या सेल कहते हैं। जो खनिज पदार्थ है वही आपका प्राकृतिक प्राकृतिक पिंड या सेल कहलाती है। सेल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की होती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, एक आग्नेय सेल, और उसके बाद अवसादी सेल, है ना। और उसके बाद देख लीजिएगा जैसे आग्नेय सेल, उसके बाद अवसादी सेडिमेंट्री सेल, कायांतित मेटामॉर्फर सेल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेंटल में है वो मैग्मा है, बाहर निकलते ही ठोस हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे और वो ठोस बन जाता है ना। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो आपका मैग्मा ठंडा होकर सेल का निर्माण किया, वही क्या कहलाया आपका, आग्नेय सेल। और इन्हें प्राकृतिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो हम लोग देख लिए कि आग्नेय सेल है वो 2 प्रकार का, एक अंतर्भेदी और दूसरा बहिर्भेदी। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है
क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रविड़ मैग्मा ही लावा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लाल निकलता है द्रविड़, एकदम लिक्विड है, मोल्टेन स्टेट में आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी जैसा नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, सॉलिड भी नहीं, तो मोल्टेन स्टेट में आता है, वही द्रविड़ मैग्मा है, जिसको लावा कहते हैं ना, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकल कर आता है। जब द्रविड़ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए तेजी से आया और तेजी से ठंडा हो गया, तो उसके कण क्या होता है कि छोटा रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे तो ठंडा हुआ तो उसके कण क्या होगा कि बड़ा बड़ा में ठंडा होता है, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी इस प्रकार के बने सेल बहिर्भेद आग्नेय सेल कहते हैं। तो बहिर्भेद करता अर्थात तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर बाहर में आया और ठंडा हुआ और फिर सेल बनाया, तो ये क्या कहलाया? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। तो हम लोग पहले बोल दिए कि दाना, जो दाना होते हैं बहुत महीन वाला होता है ना, तो इसको बेसाल्ट बोलते हैं। दक्कन दक्कन पठार आपका बेसाल्ट सेल से बना है। तो एक बात क्लियर हो गया कि दक्कन जो पठार है आपका बेसाल्ट सेल से बना है, ठीक है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल। मान के चलिए निकलना था, निकल के यही निकल नहीं पाए, यही आके फंस गया, यही ठंडा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपका द्रविड मैग्मा ही है, लेकिन क्या हुआ, अंदर में ही ठंडा हो गया, इसलिए अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दाने का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। तो धीरे अगर त्वरित ठंडा हुआ, बहुत जल्दी ठंडा हो गया, तो दाना महीन हो जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा तो वो बड़े दाना का रूप लेता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा सेल जो है वो आपका ग्रेनाइट सेल कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट सेल में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये क्वार्ट्ज हो गया, संगमरमर वगैरह जो होता है वो ग्रेनाइट वाला है ना। जैसे उदाहरण लई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट से बने होते हैं, है ना। अब आते हैं कि जैसे आग्नेय सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दो प्रकार का आग्नेय सेल हो गया, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, है ना। तो सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो सेल बढ़ा, लुढ़क के टूट गया और फिर वो जुटेगा, टूटने के बाद वो धीरे धीरे सेल का निर्माण करेगा, लेकिन उसको उस सेल को अवसादी सेल कहते हैं ना। ये अवसाद हवा, जल, वायु के कारण भी टूट सकती है, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। तो वही जो टूट के लुढ़क के टूट गया था, वो अब दबकर एक कठोर सेल बनाएगा, और वही सेल क्या कहलाएगा? अवसादी सेल, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर, तो हम लोग देखेंगे कि जो बलुआ पत्थर है, जैसे आपका लाल किला, तो वो क्या है? बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है ना। तो बलुआ पत्थर हो गया और रेत दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों में रहे हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अवसादी सेल में जीवाश्म मिल सकता है, लेकिन आपका आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह जो जिसका निर्माण हो रहा है आग्नेय सेल का, वो काफी गर्म है, वहां ज्यादातर कोई जीव नहीं पाया जाता है ना। तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो स्लेट है वो चूना पत्थर या संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? कायांतरित सेल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, चिट्टी आदि अपने दादा दादी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। आगे आते हैं, जैसे देखिएगा लाल किला। तो लाल किला का निर्माण आपका लाल बलुआ पत्थर से हुआ, और ताजमहल ये सफेद संगमरमर के पत्थर से निर्माण हुआ है। देखिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्र तरीके एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है, और आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में पर बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर
पुनः पिघलकर देखिएगा द्रवित मैग्मा बन जाती है। वो द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसकी जो दिशा है वो एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पहले आग्नेय आया, फिर अवसादी आया, फिर आपका कैंथ्रिस आया। ऐसा एक रूल एक यूनिडायरेक्शनल रूल फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मैग्मा है तो मैग्मा से कहा जा रहा है आग्नेय सेल बना, आग्नेय सेल से ये अवसादी सेल बना, और अवसादी जो सेल है वो फिर टूटकर तलछट जैसा बन सकता है, और ये कांक्रीट बनेगा, और ये कांक्रीट से सीधे अवसादी से सीधे मैग्मा में जा सकता है, और फिर यह अगले सेल जो है सीधे आपका कैंक्रीट बन सकता है। ठीक है, इसलिए कोई आपका स्ट्रिक्टली फॉलोड वे नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल वे है कि अगर पहले अवसादी आग्नेय है फिर अवसादी बनेगा कांक्रीट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अपना स्थान परिवर्तित, मतलब यहाँ आग्नेय से सीधे कैंक्रीट बन सकती है, अवसादी से कैंक्रीट बन सकती है, अवसादी से मैग्मा बन सकती है, मैग्मा फिर कैंक्रीट में बन सकती है ना। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद देखिएगा सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, तो खनिज क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका क्या है, निश्चित भौतिक गुणधर्म है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक के रूप में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना। ये सारा क्या है, यूरेनियम, ये सारा खनिज पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका दूसरा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।